Hello everyone, this is my another lecture of pharmacology in which we will talk about drugs used in leprosy। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन ड्रग्स के बारे में जो हम लेप्रोसी के केस में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि लेप्रोसी होता क्या है। लेप्रोसी एक हाईली इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम के बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, ये डिसीज़ बेसिकली हमारी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड नर्व्स को अफेक्ट करती है। इस डिसीज़ में क्या होता है, हमारी बॉडी पर रेड एंड वाइट कलर के पैचेस बनने लगते हैं। साथ ही साथ क्योंकि नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इसीलिए लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हमें कोई टच करता है या पिंच करता है तो हमें सेंसेशन नहीं होती है। ठीक है, लेप्रोसी के केस में हम बेसिकली 4 ड्रग्स हैं जो कि कॉमनली यूज़ करते हैं, विच इज़ डेप्सोन, रिफेम्पिसिन, क्लोफाजिमीन एंड इथियोनामाइड। जो डेप्सोन है उसके बारे में हमें याद रखना है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सल्फोनामाइड्स की तरह होता है। ठीक है, रिफेम्पिसिन के बारे में हमें याद रखना है कि रिफेम्पिसिन जो होता है हमारी जितने भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं लाइक सलाइवा हो गया, यूरिन हो गया, उसमें ऑरेंजस रेड डिस्कलरेशन करा देता है। जो क्लोफाजिमीन है उसके बारे में इम्पॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है कि लेप्रोसी में यूज़ किया जाने वाला ये अकेला ड्रग होता है जो एंटीबैक्टीरियल प्लस एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। ठीक है, इथियोनामाइड के बारे में हमें ये याद रखना होता है कि इथियोनामाइड सबसे कम यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ ये कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा थोड़ा बताया इन ड्रग्स के बारे में, बाकी आगे वीडियो में हम इनके बारे में कम्प्लीटली बताएंगे। तो अब हम बात करते हैं डेप्सोन के बारे में। डेप्सोन इज ऑल्सो नोन एज DDS, मतलब डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन, क्योंकि ये सल्फोन ग्रुप से बिलोंग करती है। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू सल्फोनामाइड्स। कैसे रिलेट करती है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड डेप्सोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर होता है, सेम नहीं होता है, सिमिलर होता है। डेप्सोन जो है एक बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। तो हम मैकेनिज्म पे आते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमारे बैक्टीरिया में पाबा प्रेजेंट होता है। पाबा होता है पैरा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड, फिर वो कन्वर्ट होता है फॉलिक एसिड में, और फॉलिक एसिड की हेल्प से क्या होता है, बैक्टीरियल DNA की सिंथेसिस होती है। बट डेप्सोन क्या करता है, ये कन्वर्जन को रोक देता है, पाबा को फॉलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल DNA सिंथेसिस नहीं होती है और बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट शो होता है। ठीक है, तो डेप्सोन क्या कर रहा है, डेप्सोन ब्लॉक्स दी सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड एंड प्रिवेंट DNA सिंथेसिस। ठीक है, तो ये बेसिकली जो मैकेनिज्म है वो सल्फोनामाइड्स की तरह सिमिलर है, क्योंकि ये भी क्या करता था, फॉलिक एसिड नहीं बनने देता है। हमें एक बात याद रखनी है, जस्ट बिकॉज सल्फोनामाइड्स एंड डेप्सोन दोनों फॉलिक एसिड नहीं बनने दे रहे हैं इसलिए हम कहते हैं कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर है। ऐसा नहीं होता है कि जिस एंजाइम पे सल्फोनामाइड एक्ट कर रहा है उस पर ही डेप्सोन एक्ट कर रहा होता है, क्योंकि सल्फोनामाइड अगर आपको याद हो तो ये एक्ट कर रहा था हमारा फॉलिक एसिड सिंथेटेज पे, उसको ब्लॉक कर रहा था। वेरस जो हमारा डेप्सोन है वो एक्ट करता है डाईहाइड्रोटेरोवेट सिंथेज पे। ठीक है, और ये डाईहाइड्रोटेरोवेट की सिंथेसिस नहीं होने देता है। बेसिकली क्या होता है, पाबा होता है, पापा से बनता है डाईहाइड्रोटेरोवेट, फिर बनता है फॉलिक एसिड एंड फिर बनता है बैक्टीरियल DNA। ठीक है, तो हमें ये बात याद रखनी है कि कौन किस एंजाइम पे एक्ट कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे डेप्सोन के फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो डेप्सोन के बारे में हमें इतना याद रखना है कि ये ओरली इफेक्टिव होता है, GIT में इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, ये हाईली प्रोटीन बाउंड होता है, साथ ही साथ इसका THAF काफ़ी ज़्यादा होता है, विच इज़ अबाउट 20 to 30 आवर्स। ठीक है, लीवर में मेटाबोलाइज होती है एंड इसका एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू होता है। ठीक है, तो इतना ही हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स में था। अब हम बात करें यूजेस में, तो इसके 3 बेसिक यूजेस हैं। सबसे पहला लेप्रोसी, ठीक है, न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी एंड डर्माटाइटिस हर्पेटिफोमिस। ठीक है, लेप्रोसी में अगर हम बात करें तो अगर मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी है तो हमें डेप्सोन देना है 100 mg डेली 12 महीने के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए। बट अगर पॉसीबैसिलरी लेप्रोसी है तो हमें डेप्सोन 100 mg डेली देना होता है फॉर 6 मंथ ओनली। ठीक है, हम जो डेप्सोन है उसको न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी के इन्फेक्शन में भी यूज़ करते हैं, साथ ही साथ हम डर्माटाइटिस हर्पेटिफोमिस में भी यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक डिसीज़ कंडीशन है जो कि सीलिएक पेशेंट में देखने को मिलती है। इसमें हमारी बॉडी पर ब्लिस्टर्स बनने लगते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डेप्सोन का जो डोज़ है वो हम 50 mg से स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं अप टू 30 mg। ठीक है, ये हाईएस्ट डोज होता है। अब हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ डेप्सोन।
तो जीआईटी में हमारा एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग ये करवा देता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करा सकता है लाइक फीवर, रैशेस, प्लूराइटिस। हीमोलिटिक अनीमिया इज़ मोस्ट कॉमन विथ पेशेंट ऑफ G6PD डेफिशिएंसी। अगर किसी पेशेंट में G6PD की डेफिशिएंसी है उनमें ये हीमोलिटिक अनीमिया करा सकता है। हेपेटाइटिस क्योंकि ये इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में हो रहा था, ठीक है, और अनीमिया करा सकता है। पेशेंट विथ लेप्रोमेटस लेप्रोसी इट कैन कॉज लेप्रे रिएक्शन, ठीक है। अगर कोई पेशेंट में लेप्रोमेटस लेप्रोसी है तो उनमें लेप्रे रिएक्शन करा सकता है। लेप्रे रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? दिस इज़ द एक्यूट एपिसोड ऑफ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन विच इज़ कॉज्ड इन पेशेंट ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी के पेशेंट में कुछ इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती हैं, उनको हम लेप्रे रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ डेप्सोन। तो क्योंकि ये अनीमिया खुद से करा देता है, तो अगर किसी को पहले से सीवियर अनीमिया है तो उस केस में हम इनको नहीं देंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये हेमोलिटिक अनीमिया करा देता है, तो इसलिए हम इसको G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट में नहीं देंगे। सीवियर लीवर डिसीज़ है तो भी नहीं देंगे, और पहले से किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है तो नहीं देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेप्सोन। तो अब हम बात करते हैं रिफेम्पिसिन के बारे में। रिफेम्पिसिन एक बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक होती है विच इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन केस ऑफ लेप्रोसी, ठीक है। अगर हम सिंगल डोज देते हैं रिफेम्पिसिन का 1500 mg, जो कि महीने में एक बार देते हैं, तो 99% जो लेप्रे की वेसिलाई हैं वो किल हो जाते हैं, ठीक है। रिफेम्पिसिन की क्लास रिफामाइसिन होती है, इसका एक्शन बैक्टीरियोसाइडल होता है, ठीक है। अगर हम रिफेम्पिसिन को अकेले देते हैं, ठीक है, सिंगल ड्रग देते हैं, तो इसके रेजिस्टेंस बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। इसीलिए हम ट्राई करते हैं, हम प्रिफ़र करते हैं कि हम डेप्सोन के साथ या फिर क्लोफाजिमीन के साथ ही रिफेम्पिसिन को देते हैं। और साथ ही साथ अगर हम कॉम्बिनेशन ड्रग यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जो ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिफेम्पिसिन। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। नॉर्मली क्या होता है, बैक्टीरिया में DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है। ये DNA से बाइंड करता है, mRNA की सिंथेसिस करवाता है एंड प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन इफ़ेक्टिव होती हैं फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हमारा ये रिफेम्पिसिन क्या करता है, इस एंजाइम से बाइंड कर लेता है और इसको ब्लॉक कर देता है। अब ब्लॉक हो गया तो ये mRNA नहीं बनेगा, ठीक है। mRNA से ये प्रोटीन नहीं बनेगी, तो बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट शो हो जाएगा, ठीक है। तो रिफेम्पिसिन क्या कर रहा है, इनहिबिट DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ब्लॉक RNA सिंथेसिस एंड प्रिवेंट कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, जिसकी वजह से जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है वो किल हो जा रहा है और बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर हम डोज की बात करें तो अगर मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी है तो रिफेम्पिसिन का डोज 600 mg होता है महीने में एक बार फॉर 12 मंथ, ठीक है। अगर पॉलीबैसिलरी लेप्रोसी है तो रिफेम्पिसिन का डोज 600 mg होता है महीने में एक बार फॉर 6 मंथ, ठीक है। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो रिफेम्पिसिन हम ओरली देते हैं क्योंकि गट में इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन रिफेम्पिसिन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी टिश्यूज़ में, साथ ही साथ बॉडी फ्लूइड्स में। इसीलिए ये क्या करती है, हमारी बॉडी फ्लूइड्स का डिस्कलरेशन करा देता है। कैसा डिस्कलरेशन कराती है, ऑरेंजेस रेड डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, जिसकी वजह से जब पेशेंट ये ड्रग लेता है तो उसकी यूरिन में ऑरेंज कलर आता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो घबरा जाता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम ड्रग देने से पहले पेशेंट को बता दें कि ऐसा हो सकता है। इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और इसका एक्सक्रीशन बाइल में होता है, इसीलिए ये नेफ्रोटॉक्सिक नहीं होती है, ठीक है। अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ये हेपेरोटॉक्सिक होती है क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में हो रहा था। जीआईटी में ये नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन करा सकती है, फ्लू लाइक सिम्टम्स करा सकती है जैसे कि फीवर, चिल्स, मसल पेन हो गया, ठीक है। और बॉडी फ्लूइड स्टेनिंग, जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसमें ये पाई जाती है, इसीलिए ये वहाँ पर ऑरेंजेस रेड डिस्कलरेशन करा देती है। ड्रग इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये हमें याद रखना होता है कि हमें कभी भी रिफेम्पिसिन को OCP के साथ या एंटीकोगुलेंट के साथ एंड एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के साथ नहीं देना होता है, क्योंकि ये ड्रग क्या कराती है, इन तीनों के इफ़ेक्ट को डिक्रीज़ कर देती है, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट को इन ड्रग्स की ज़रूरत होगी या नीड होगी और उन पे चल रही होगी ऑलरेडी ये दवा, तो हमें उस टाइम पे रिफेम्पिसिन नहीं देनी होती है, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें
तो सीवियर अगर लीवर डिसीज़ है तो उस पेशेंट में हम रिफेम्पिसिन को यूज़ नहीं करेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी में भी यूज़ नहीं करेंगे और प्रेगनेंसी में हम कॉशियसली यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है, बट हम ध्यान से यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि टेरेटोजेनिक इफेक्ट तो सारी ही ड्रग्स कॉज करती हैं, तो अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम बहुत ही कॉशियसली यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग विच इज़ यूज्ड इन लेप्रोसी, दैट इज़ क्लोफाजिमीन। तो क्लोफाजिमीन के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था कि एक अकेली ऐसी ड्रग है जो लेप्रोसी में यूज़ करी जाती है, विच इज़ एंटीबैक्टीरियल प्लस एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। ये एंटीबायोटिक में क्या होता है, इसका वीक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, बैक्टीरिसाइडल जो इफेक्ट होता है वो वीक होता है, तब भी हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होती है। और लेप्रोसी के पेशेंट में क्या होता है, लेप्री रिएक्शन होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसको हम बेसिकली मल्टी ड्रग थेरेपी में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम 2-3 ड्रग को एक साथ यूज़ करते हैं, और इसका स्पेशल यूज़ होता है फॉर मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी, ठीक है। इस ड्रग में बोथ एंटीबैक्टीरियल प्लस एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। क्लोफाजिमीन स्पेशली यूज़ फॉर मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसको हम यूज़ करते हैं अलॉन्ग विथ रिफेम्पिसिन एंड डेप्सोन। क्यों? क्योंकि इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी तो काफ़ी कम है, ये तो हम इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के लिए भी तो कोई ड्रग चाहिए ना, तो उनके लिए हम ये ड्रग को यूज़ कर सकते हैं, और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो साथ में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अब हम बात करते हैं क्लोफाजिमीन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो क्लोफाजिमीन होता है वो बैक्टीरियल डीएनए से बाइंड करता है, इंटरफेयर करता है विथ डीएनए रेप्लिकेशन और ग्रोथ को रोक देता है ऑफ माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। क्लोफाजिमीन में क्या होता है, ये स्लो क्लिंग करता है माइक्रोबैक्टीरियम की, क्योंकि हमने पढ़ा था इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी काफ़ी कम होती है, और ये क्या करता है, लेप्रोसी रिएक्शन में जो इन्फ्लामेशन होती है उसको कम करता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ क्लोफाजिमीन। तो इसके 2 यूजेस हैं। सबसे पहला तो हम लेप्रोसी में यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें भी हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी के केस में, ठीक है। दूसरा हम यूज़ करते हैं टाइप 2 लेप्रोसी रिएक्शन विच इज़ ENL, इराइदिमा नोडोसम लेप्रोसम, ठीक है। अगर हम डोज की बात करें तो अगर मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी है तो हम 12 महीने तक का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम क्लोफाजिमीन 50 mg डेली देते हैं एंड 300 mg देते हैं वंस इन अ मंथ, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स में है कि इसका एब्जॉर्प्शन स्लोली होता है फ्रॉम JIT, डिस्ट्रीब्यूशन में है कि ये एक्यूमुलेट होती है हमारी स्किन में, फैट में, लीवर में एंड स्प्लीन में। इसीलिए क्या होता है, ये हमारी बॉडी पे कुछ रैशेस कर देती है, एंड इसकी एक्यूमुलेशन की वजह से एक और चीज़ होती है विच इज़ ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ठीक है। ब्लैकिश डिस्कलरेशन कर देती है क्योंकि इसका टीहाफ बहुत ज़्यादा होता है, 70 डेज़ होते हैं, तो जो ये डिस्कलरेशन करवा रही है ना वो भी महीनों तक रहती है, और एक्सक्रीशन इसका बाइल के थ्रू होता है एंड फीकस के थ्रू होता है। अगर हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की, तो एडवर्स इफेक्ट में ये स्किन ड्राइनेस, इचीनेस, रेडिश ब्लैक डिस्कलरेशन, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि इसका टी हाफ बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ ये एक्यूमुलेट हो रही है हमारी स्किन में, इसलिए होता है। एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, ये रेडिश ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाता है, एंड टी हाफ इतना ज़्यादा है इसीलिए ये डिस्कलरेशन महीनों तक रहता है, ठीक है। फोटो सेंसिटिविटी करा सकती है, स्केलिंग करा सकती है, एंड नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब भी कॉमन होता है इस ड्रग के साथ। इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, क्लोफाजिमीन हेल्प करती है इन प्रिवेंटिंग ड्रग रेजिस्टेंट, क्योंकि अगर हम अकेले डोज देते हैं, अकेली ड्रग देते हैं तो रेजिस्टेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो रेजिस्टेंस के चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, तो ये लेप्री रिएक्शन को भी प्रिवेंट करती है। बेसिकली हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं, ENL में, और इसका टी हाफ ज़्यादा होता है, इसलिए हमें इसकी फ्रीक्वेंट डोज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेप्रोसी।